नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और मशहूर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा अब आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार होंगे। ये सीट बाबुल सुप्रियो के बीजेपी छोड़ने के बाद खाली हुई थी। टीएमसी में इससे पहले कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। यशवंत सिन्हा, जो कि पूर्व वित्त मंत्री रह चुके, सुष्मिता देव, फिलेरो और अब शत्रुघ्न सिन्हा, जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, अब टीएमसी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने 2019 का लोकसभा चुनाव पटना साहिब से लड़ा था, जो उनकी पुरानी सीट रही, लेकिन ये चुनाव वो हार गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद समय देने के लिए। एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं आप, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि आप पहले बीजेपी में थे, कांग्रेस में आए, पर कांग्रेस में आप आए भी और गए भी, इतनी जल्दी क्यों? देखिए, अभी पहली बात तो ये कि अभी मैं कहीं और नहीं बल्कि देश की सबसे अभी बहुचर्चित, सबसे बढ़िया लोकप्रिय नेता, leader, great leader and great lady, leader of the masses in true sense, tried, tested, successful, honorable CM of Mamata Banerjee, उनके इनविटेशन पे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। तृणमूल कांग्रेस में जो पूल ऑफ टैलेंट है, उसके साथ रह के कैसे हम विपक्ष की आवाज को और मजबूत कर सकें, उनके नेतृत्व में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में, और कैसे हम अपने वेस्ट बंगाल के लिए और खासकर अपने आसनसोल के लिए कैसे हम और काम करके और नाम कर सकें। इनकी ख्याति में ममता बनर्जी की उम्मीदों पे की कसौटी पे खरा उतरे, इसलिए मैं इस दिशा में आया हूं, या कह सकता हूं नई दिशा में जरूर आया हूं, लेकिन सही दिशा में आया हूं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, अभी अगर वो बात ना करूं, फिलहाल अभी मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाह रहा हूं। मैं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, या क्या होना चाहिए था, क्या कहा उन्होंने, क्या किया उन्होंने, अभी अगर उस पर रोशनी ना डालूं या आप मुझे इसके लिए जोर ना दे नगमा, तो मैं बहुत आपका एहसानमंद रहूंगा। क्योंकि अभी हमारा फोकस जो है इस वक्त ये चुनाव पे है, और खासकर आसनसोल पे, अपने वेस्ट बंगाल पे है, और नेतृत्व पे है ममता बनर्जी के। जी, ऐसा आपने कहा कि मैं जोर न दूं कांग्रेस पर सवाल पूछने के लिए, तो ठीक है, मैं जोर नहीं दूंगी, लेकिन बहुत कुछ नहीं कह के भी आपने काफी कुछ कह दिया। आप कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा और क्या किया, क्या नहीं दिया। वैसे आपने कहा कि आप ऐसी पार्टी में हैं इस वक्त जो कि मजबूत पार्टी है, बहुचर्चित पार्टी है, यानी कांग्रेस जो है वो विपक्ष का रोल नहीं निभा पा रही, जो विपक्ष के रोल में वो थी। अब जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, ये उसी से जाहिर है। देखिए ना, जो मजबूत विपक्ष का रोल अदा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें करना ही होगा, आज नहीं तो कल। अभी उन्होंने देखा है, इस चुनाव में भी और भी चुनाव में देखा। पहली बात तो आपने देखा कि ममता बनर्जी ने कैसे अपने बंगाल को जो नई रोशनी प्रदान की, तमाम रूलिंग पार्टी के धन शक्ति के बावजूद, ईवीएम के सेलेक्टिव इस्तेमाल के बावजूद, इतने सारे लोगों को प्रचार में झोंकने के बावजूद रूलिंग पार्टी के, कैसे ममता बनर्जी अपने धन शक्ति के जवाब में, इनके धन शक्ति के जवाब में, अपने जनशक्ति के आधार पे व्हील चेयर में बैठकर खेला होबे का नारा देकर कैसे खेला कर दिया, वो तो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, या यूं कहूं पूरे दुनिया के लिए और विपक्ष के लिए भी और बहुत अनुकरणीय है, सराहनीय है और प्रशंसनीय है। वो रोल मॉडल बनकर उभर के आई हैं। तो आज भी चुनाव में आपने देखा, मैं इस पे भी ज्यादा आज जोर नहीं दूंगा, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार रही है, या सिंगल इंजन भी जब उनकी अपनी रही है, वहां पे सेलेक्टिव यूज जगह जगह, खास खास जगह पे कुछ लोगों के लिए और कुछ मामलों में तो अपने लोगों के लिए भी किया उन्होंने, ताकि उसको लेजिटिमेसी मिले, लगे कि हाँ सही हुआ है। और इस तरह से चुनाव में जो हुआ इस बार, अखिलेश यादव के खिलाफ ही नहीं बल्कि पूरे जगह, सिवाय पंजाब के। पंजाब में नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि वहां इनकी इंजन नहीं थी, वहां उनकी सरकार नहीं थी। बाकी जहां जहां उनकी डबल इंजन थी या सिंगल इंजन करके दिखा दिया। उससे एक सबक और मिलता है कि विपक्ष को हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक साथ रहो, एकजुट रहो, एकजुट रहो।
और अगर ऐसा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी कभी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होता रहा नगमा। और आपने इस बार भी देखा कितनी पार्टीज यूपी में लड़ रही थी अलग अलग। आपने यूपी बहुत जगह की बात कर रहा हूं, बट यूपी का एग्जाम्पल देके कह रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि ये जो हुआ है अभी, वो एक सबक है। और अपोजिशन में, चाहे आपने हमारे दोस्तों की बात की, कांग्रेस की, चाहे जो भी लोग बाहर से आए हैं या हमारे कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी से या दूसरे पार्टी से कांग्रेस में या जिस पार्टी में भी आए हैं, इन लोगों को ये सबक जरूर लेना चाहिए कि एकता ही गुण है और एकता ही जो है वो की है, चाबी एकता में जी। अगर एक रहेंगे। और अभी एकता के मामले में आपने देखा कि किस तरह से हमारी अपनी ममता बनर्जी, द टाइग्रेस ऑफ बंगाल, द रियल मास लीडर, आज कितना उभर कर आई है। कितना ये हवाई चप्पल की यात्रा इनकी इतनी लंबी हुई है कि लोग तो एकदम अवाक हो गए हैं कि ये कमाल कर रही है। और उन्होंने ट्राई टेस्टेड सक्सेसफुल कहा, कितना संघर्ष किया जीवन में, कहां से। जी, आपने अभी कहा कि उन्होंने विपक्ष के या बीजेपी के धन शक्ति का जवाब जो है वो जनशक्ति से दिया। आपने कहा कितना जरूरी है विपक्ष का एकजुट रहना। कांग्रेस इस रोल में खरी नहीं उतर रही है। ममता बनर्जी के लिए जो आपने तमाम, अब आप टीएमसी में शामिल हुए हैं, आप बता रहे हैं कि वो कैसे टाइग्रेस ऑफ बंगाल हैं और खेला क्या वहां पर। तो क्या वो विपक्ष का चेहरा है, बन सकती हैं? क्या टीएमसी कांग्रेस का विकल्प बन रही है? देखिए, इसका विकल्प मैं किसी पार्टी पे बोलकर किसी पार्टी के लिए अभी इस घड़ी में, जब मैं खुद चुनाव में शामिल हुआ हूं, तो मैं उस पर पार्टी का नाम लेकर नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन मैं हाँ जरूर कह सकता हूं कि विकल्प का चेहरा तो बनकर तैयार हुई है। आज चारों तरफ लोग देख रहे हैं ममता की ओर, उम्मीद से, आशा से। वो देख रहे हैं ममता बनर्जी के अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं, वो कैपेसिटी है, वो मादा है। जैसा मैंने कहा कि हवाई चप्पल से लेके जो यात्रा की और चल किए जा रही हैं, वो क्या व्हील चेयर पे हो चाहे ऐसे हो, वो कमाल किया उन्होंने। तो आज वो बहुत बड़ा चेहरा बनकर बहुत एक्सेप्टेबल, रेस्पेक्टेबल और एबल चेहरा है आज ममता बनर्जी, इसमें दो राय नहीं है। रिस्पेक्टेबल चेहरा है ममता बनर्जी। आपके पहले टीएमसी में कई बड़े नेता शामिल हुए, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, यशवंत सिन्हा गए, सुष्मिता देव गई हैं, फलेरो गए हैं। मतलब कि ये जो तमाम चेहरे हैं वो एक राष्ट्रीय स्तर पे बड़े नेता रहे हैं, नेशनल लीडर्स हैं जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। इससे अगर ये देखा जाए तो संकेत है कि टीएमसी की मौजूदगी नेशनल लेवल पर दर्ज करने की ये कोशिश है। इसे इस तौर पर देखा जाए कि टीएमसी जो है वो विपक्ष के इस रोल में राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हो रही है, बनने की कगार पे है, इसमें दो राय नहीं है। और बनने की पूरी शक्ति और क्षमता है आज तृणमूल कांग्रेस में। अभी अभी ताजा उदाहरण आपको हमने कहा, किसी ने सोचा था, सिवाय आत्मविश्वास था, चाहे प्रशांत किशोर जी का कहें कि चाहे उनके अपने अभिजीत का कहें, चाहे यशवंत सिन्हा जी का कहें, या सबसे ज्यादा हमारी ममता बनर्जी जी के बारे में कहें, और तो कोई नहीं कह रहा था। सब कह रहा था सरकार तो बनेगी, कुछ भी हो जाए। सारी आशाओं पे पानी फिर गया लोगों कहने के बावजूद, जब इतने अद्भुत वोट से। और उसके बाद कुछ लोग खिसियाई बिल्ली खंभा उखाड़े क्या कह रहे थे, लेकिन हम तो 3-4 सीट से इतनी सीटों पे आ गए। वो आपका मुद्दा नहीं था। आपने कहा था कि हम 2/3 सीटों से जीतेंगे, 2/3 मतों से हम जीतेंगे वहां पे। और ये 2/3 मत तो लगता है इन्होंने एकदम रट लिया, रट्टा मार लिया। जब देखो कहते हैं 2/3। को याद है पिछली बार दिल्ली में भी कहा था हम 2/3 वोटों से जीतेंगे, और 2/3 तो नहीं आ सका, 2-3 सीटें आ गई, तो स्कूटर पार्टी बन गए। बिहार में कहा था जी, जब नीतीश बाबू थे कि हम 2/3 मतों से जीतेंगे, कहा गया वो 2/3। इसके पहले छत्तीसगढ़ में कहा था, मध्य प्रदेश में कहा था। तो एक लगता है रट्टा मार लिया है जी। अब शत्रुघ्न सिन्हा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। आप बीजेपी में थे, आप केंद्रीय मंत्री रहे, बीजेपी में लंबे समय रहे, इन कांग्रेस में आए और बहुत जल्दी कांग्रेस से गए, और अब आप टीएमसी में हैं। तो अब जाकर जो आप टीएमसी में पहुंचे हैं, आपको लगता है कि अब आप सही जगह पे पहुंच गए, सही दिशा में पहुंचे हैं, ये जो नई दिशा है आपकी? और पहले आपने इतने सालों तक बिहार की राजनीति की है, बिहारी बाबू के नाम से आप जाने जाते हैं, अब आप बंगाल की राजनीति करेंगे? इतना समझना जरूरी है नगमा, आप तो जानती हैं
हम जैसे लोग जो ऑल इंडिया फिगर हैं, जो अपना जो भी नाम या जो भी ख्याति अर्जित की है, जो भी काम और बॉडी ऑफ वर्क की तारीफ हुई है, उसमें पूरे देश का योगदान रहा है। चाहे आंध्रा का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, पंजाब, हरियाणा, बिहार, बंगाल, सबका हाथ रहा है उसमें, वरना ऑल इंडिया फिगर बनते भी नहीं। हम अगर कैबिनेट मिनिस्टर बने देश में, हेल्थ मिनिस्टर या शिपिंग मिनिस्टर, तो पूरे देश की हमने सेवा करने की कोशिश की ईमानदारी के साथ। आज तक हमारे ऊपर कहीं कोई आरोप नहीं, कहीं कोई इल्जाम नहीं कि कहीं कुछ गड़बड़ किया हो। तो ये अगर ऐसा हुआ है पूरे देश, और देश एक है, हम सब कहते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा है और हम सबों का है। तो अगर उस जगह से आपको लगता है कि बिहार की राजनीति के बाद मैं बंगाल की राजनीति कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं मैं देश की ही राजनीति कर रहा हूं, विदेश की राजनीति नहीं कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है नगमा कि कहीं भी सही दिशा में जाना हो तो नई दिशा में जाना जरूरी होता है। अब मैं सही दिशा में हूं और नई दिशा में हूं, सही मायने में। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि अपने तमाम लोगों की उम्मीदों पे, या हमारी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व की कसौटी पे मैं खरा उतरूं, अपनी निष्पक्षता से, अपनी सेवा भावना से, अपने लगन से, अपने कमिटमेंट से, अपने डिटर्मिनेशन और अपने डिवोशन से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शत्रुघ्न सिन्हा साहब हमसे बात करने के लिए, और शुभकामनाएं आपको आपकी इस नई दिशा के लिए। और आपके हिसाब से ये सही दिशा है अब, तो बहुत शुभकामनाएं आपको। ये थे शत्रुघ्न सिन्हा, टीएमसी में शामिल हुए हैं और आसनसोल से ये टीएमसी के लिए लोकसभा के उम्मीदवार हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम देश की बात में। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत हुई है और पंजाब के अगले मुख्यमंत्री भगवंत मान बनेंगे। भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कलां में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की बात कही है। हमारे संवाददाता शरद शर्मा खटकड़ कलां पहुंचे हैं, वहां उन्होंने शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया है, साथ ही भगत सिंह का पुश्तैनी घर दिखाया और आम लोगों से बातचीत की है। मैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलां में आ गया हूं। खटकड़ कलां जो कि पंजाब के नवा शहर ज़िले में पड़ता है, इसी ज़िले को तकनीकी रूप से शहीद भगत सिंह नगर के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर पंजाब के अगले मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो मैं इस जगह का आपको दौरा करवाता हूं, यात्रा करवाता हूं, दिखाता हूं कि यहाँ पर क्या क्या है और किस तरह से इस जगह को याद रखा जा सकता है। शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलां में उनकी याद में एक म्यूज़ियम बनवाया गया है और म्यूज़ियम के बाहर ही सबसे पहले एक बड़ी सी मूर्ति सरदार भगत सिंह की लगाई गई है। और जो भी म्यूज़ियम देखने आता है वो सबसे पहले यहाँ पर प्रणाम करता है। ये वो स्टेज है जहाँ पर भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये सारा वो पंडाल है जहाँ पर सभी मेहमान, समर्थक, पंजाब के आम लोग या जितने भी अतिथिगण हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, या दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, वो सारे जो हैं इस पंडाल के अंदर बैठेंगे। इस पंडाल में आपको अलग अलग रंग जो है वो नज़र आएंगे, लेकिन एक रंग जो है वो बहुत ही प्रमुखता से नज़र आएगा, वो है पीला रंग या बसंती रंग। उसका कारण ये है कि भगवंत मान जो कि अपने आप को बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो शहीद आज़म भगत सिंह से प्रेरित है और वो इसीलिए पीले रंग की पगड़ी पहनते हैं या बसंती रंग की पगड़ी पहनते हैं, क्योंकि भगत सिंह भी इसी रंग की पगड़ी पहनते थे। तो उन्होंने ये आह्वान किया है कि जो आदमी हैं वो जब शपथ ग्रहण होगा उस दिन पीले रंग की, बसंती रंग की पग पहन के आएँ और जो महिलाएं हैं वो पीले रंग का या बसंती रंग का दुपट्टा या चुन्नी ओढ़ कर आएँ। और ये एक तरह से श्रद्धांजलि होगी शहीद आज़म भगत सिंह को। उनका ये कहना है कि खटकड़ कलां गांव को उस दिन हम बसंती रंग में रंग देंगे, तो इसलिए ये पीला रंग या बसंती रंग जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। खटकड़ कलां में भगत सिंह की याद में कुछ पार्क्स बनाए गए हैं और इस तरह से उनके जीवन के बारे में बताया गया है। ये
उनकी फ़ोटो है, साथ में उनके पिताजी सरदार किशन सिंह और माता विद्यामती जी, ये भी इनकी फ़ोटो यहाँ पे बनाई हुई है ताकि लोग इनको देखें, इनके परिवार को देखें और इनसे प्रेरणा लें। साथ ही पूरा जीवन परिचय जो है वो भी यहाँ दीवारों पर लिखा हुआ है। मैनू ये दसो, ਤੁਹਾਡਾ पिंड पहले से ही पॉपुलर है या अब क्योंकि यहाँ पे शपथ ग्रहण हो रहा है इसलिए नाम ज़्यादा हो जा रहा है? नहीं सर, ऐसे है ना, गांव तो पहले से ही पॉपुलर है क्योंकि शहीद भगत सिंह का गांव है। बिल्कुल ठीक है ना जी। हाँ। जो जब पर अभी इस समय न्यूज़ में ज़्यादा आ जा रहा है क्योंकि शपथ देने। ठीक है। जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि शहीद जैसे भगवंत मान जब 2019 में MP बने थे, हाँ। तभी भी उन्होंने यहाँ पर आके सौगंध खाई। पहले तो मुझे बताओ कि जैसे खटखड़ कला के तुसी हो तो क्या कुछ प्राउड फीलिंग रहती है ये? हाँ? बिल्कुल सर, ये तो जैसे मतलब हम बाहर वालों को ऐसा लगता है कि ये आपका सौभाग्य, हमें लग रहा है हमारा सौभाग्य है कि हम ये इस धरती पर आ पाए। तो आपको भी प्राउड फीलिंग रहती है? सर बिल्कुल जी, बहुत प्राउड फील होता है। हाँ। क्योंकि हम उस गांव से हैं जहाँ पर शहीद भगत सिंह के पुरखे रहते थे। भगवंत मान के शपथ ग्रहण के बहाने ही सही, बहुत से लोग शायद पहली बार खटखड़ कला गांव के बारे में सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे। और ये भी संभव है कि इसी बहाने से ही सही बहुत से लोग पहली बार शहीद आज़म भगत सिंह के पैतृक गांव खटखड़ कला आएंगे और उनके इस पुश्तैनी घर को भी ज़रूर देखेंगे। खटखड़ कला से अपने सहयोगी अमरा पर्सन अश्वनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया। दिल्ली में निर्माणाधीन इमारत गिर गई है। ये कश्मीरी गेट के पास इमारत बन रही थी और ये इमारत अभी निर्माण इसका हो रहा था। इसी समय इमारत गिर गई है जिसमें कुछ मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। ये दिल्ली के कश्मीरी गेट की घटना है। हमारे साथ मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़े हैं। मुकेश, इस घटना के बारे में क्या जानकारी मिली है अब तक? देखिए, उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में निकोलसन मार्ग है, वहां पर ये इमारत गिरी है। कहा जा रहा है कि 200 गज के प्लॉट में कुछ बिल्डर इलीगल तरीके से एक बिल्डिंग बना रहे थे। ये बिल्डिंग 4 मंजिला थी जिसमें चौथी मंजिल पर जो लेंटर है वो कल ही डाला गया था, लेकिन आज ये पूरा जो लेंटर और जो पूरी बिल्डिंग है वो अचानक से गिर गई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मलबे से कुल 8 मजदूर निकाले गए हैं, लेकिन अभी 2-3 मजदूरों के और दबे होने की आशंका है। तो राहत और बचाव कार्य जारी है। जहां पर ये घटना हुई है वहां पर बहुत ही संकरा इलाका है, इसलिए राहत और बचाव कार्य में थोड़ी परेशानी आ रही है क्योंकि गलियां बहुत पतली हैं और जहां पर ये बिल्डिंग बन रही थी वो बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है। तो फिलहाल अभी जो दिल्ली पुलिस के अलावा सिविल डिफेंस के लोग और जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। इसके अलावा NDRF को भी राहत और बचाव कार्य के लिए बुलाया गया है। अभी तक कुल 8 लोग निकाले गए हैं। इसके अलावा 2 से 3 और लोगों के दबे होने की आशंका है। जी, 2 से 3 और लोग इसमें दबे हो सकते हैं। अभी राहत और बचाव का काम यहाँ पर चल रहा है। ये उत्तरी दिल्ली का कश्मीरी गेट का इलाका है जहाँ पर ये बिल्डिंग बन रही थी और ये इमारत शायद गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से बन रही थी।